वो कहते हैं ना, जिंदगी के कुछ पहले कदम पत्थरों से भरे रास्ते पर पड़ते हैं और उन्हीं कदमों का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानियों के एक नए पन्ने के साथ। मैं हूँ निंजा और ये है मेरी अधूरी कहानी का वो हिस्सा जहाँ परिवार की जिम्मेदारियों का भार अब माँ और मेरे ऊपर था। ये वो कहानी है जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है। मेरी पहली कमाई, मेरे घर की पहली रोशनी। दादा के गुजर जाने के बाद घर में माँ, पापा और मैं थे। मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी पास के ही एक गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन मैं नॉन कॉलेजिएट था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता था। माँ रोज़ सुबह नरेगा में काम करने चली जाती थी, तो काम की थकान उनके चेहरे पर तो ज़रूर दिखती थी, लेकिन उसमें माँ की हिम्मत की चमक अलग ही होती थी। मैं भी चाहता था कि मैं माँ का हाथ बटाऊं, घर खर्च में भी और घर के कामों में भी। स्कूल तो ख़त्म हो ही चुके थे, तो घर पर ही रहता था मैं। घर के कामों में माँ की मदद कर दिया करता था, जैसे कि साफ सफाई, आटा लगाना, सब्जी काट देना। छोटा ही सही पर उसका साथी ज़रूर बन जाता था। माँ का काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता था और वो नरेगा में भी टाइम से पहुंच जाती थी। जब शाम को माँ घर आती तो उसकी कदम की आहट ही मेरे लिए सुकून बन जाती। उसके आने से पहले मैं घर साफ सफाई कर देता। काफ़ी दिन गुजर गए, मुझसे माँ को अकेले ऐसे मेहनत करते देखा नहीं जा रहा था। मुझे लगने लगा कि यार, मैं कैसे बैठा हूँ जब माँ इतनी मेहनत कर रही है। मैं इतना तो नालायक नहीं हूँ। मेरी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी कि अगर कहीं नौकरी के लिए भी कहीं जाऊँ तो। माँ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि कॉलेज तो चल रहा है, साथ साथ आईटीआई भी कर ले, कहीं नौकरी तो कर ही लेगा। लेकिन मैं आईटीआई नहीं करना चाहता था। करता भी कैसे? गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और प्राइवेट के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि माँ ने कहा था कि कहीं से उधार लेकर फीस पे कर देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि जहाँ से भी पैसे आते उसका कर्ज ही चढ़ता हम पर। और ये चिंता मैं माँ के चेहरे पर और नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं घर में तो ऐसे नहीं बैठूंगा, तो मैं गांव में ही काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक आदमी के पास शादियों में लाइट डेकोरेशन का काम था। उसको एक लड़के की ज़रूरत भी थी जो वहाँ पर उसकी मदद कर सके। मैंने उससे कहा कि मुझे काम पर रख ले, और थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसने मुझसे कहा कि कल से चलना। मैं खुश था कि एटलीस्ट कहीं काम तो मिला। और काम मिलने की खुशी में मैं ये भी भूल गया था कि जिस काम को करने जा रहा हूँ, यानी लाइट डेकोरेशन, उसका लाइट लाइट भी कुछ नहीं आता था मुझे। लेकिन मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने इस बारे में उनको भी कुछ नहीं बताया। घर आकर मैंने माँ से कहा कि माँ, कल से मैं काम पर जाऊँगा। पहले तो मुझे माँ ने डांटा, बोली कि तुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं कर रही हूँ ना। तू भूखा मर रहा है क्या? तुझे क्या चाहिए बता, मैं ला कर दूंगी। तुझसे आईटीआई करने के लिए बोला था, वो तो नहीं करना। पर इन सब चीज़ों में तेरा दिमाग जा रहा है, काम करने जाएगा, पढ़ ले, कुछ हुनर ले ले, फिर कमा लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे आगे। ये सब तो बोला ही बोला, और भी बहुत कुछ माँ ने कहा, जो कि एक माँ होने के नाते सही कहा, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे ना कि
उनकी संतान कम उम्र में ही काम करने लगे, वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर। मैं उनकी बात और उनकी भावनाओं की कदर कर रहा था, लेकिन मुझे घर की परिस्थितियां समझ में आ रही थी। मैंने अपने बचपन से ही अपने घर के वो हालात देखे हैं जिनमें कभी खुशी से माँ ने एक वक्त की रोटी नहीं खाई थी। उस वक्त मेरे सामने कई बातें थी, जैसे कि या तो मैं पढ़ाई कर लूँ जिससे आगे जाकर कोई नौकरी करने लग जाऊँ, जिसमें लगभग लगभग 4-5 साल लगते ही लगते, या फिर मैं अभी काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लूँ। मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। मैंने माँ से ज़िद की कि मुझे करके आने दो, और मैंने साथ में बहाना भी दे दिया कि वैसे भी अभी तो आईटीआई के एडमिशन बंद है ना, बंद हो चुके हैं, तो जब फिर से एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, और तब तक करूँगा जब तक आप नहीं बोलोगे कि बस। और वैसे भी घर पे रह के मैं करूँगा भी क्या? कम से कम कुछ पैसे आएंगे तो आपका भी हाथ बट जाएगा। ये इमोशनल लाइन देकर मैंने माँ को कन्विंस कर लिया, और माँ मान गई। ध्यान से काम करने के लिए भी मुझे सलाह दी। अगले दिन मैं काम पर चला गया। सुबह मैं उस व्यक्ति के पास गया जिससे मैंने बात की थी। उसने कहा कि पास ही के गांव में शादी है, वहाँ लाइट्स लगानी है। हम लोगों ने डेकोरेशन का सामान लोड करना स्टार्ट किया। मुझे सामान के बारे में पता नहीं था कि कौन सी लाइट का क्या नाम है। उस वक्त हम वहाँ पर 3 लोग थे जिनके पास मैं काम करने गया था। वो अंकल, मैं और मनीष। एक्चुअली मनीष मेरे भाई का दोस्त था, दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मैं जानता था उसको। अंकल ने एक जुगाड़ वाले को बुला लिया था। अब जुगाड़ का मतलब भी मैं बता देता हूँ। उसको हमारे यहाँ पे लक्कड़ बुक्का कहते हैं, जो कि राजस्थान के बहुत सारे गाँवों में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत चलते हैं। आगे सिर्फ एक डीजल या फिर केरोसिन से चलने वाला इंजन रखा होता है, और पीछे सामान लोड करने के लिए जगह होती है, स्टीयरिंग गियर सब कुछ होता है आगे। तो फिर उन्होंने सामान लोड करने के लिए प्लानिंग बताई कि क्या पहले रखना है। उन्होंने कहा कि पहले जनरेटर लोड करेंगे, फिर नीचे सर्किट लोड कर लो, उसके ऊपर हेलोजन रख देंगे, फिर गट्टू, फिर स्पॉटलाइट, फिर गैलरी का सामान, ब्रांच, प्लास, सुतली, राइस लाइट, फ्रेम, और भी बहुत कुछ जिनके नाम तो मैं अब भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। उनके बताए हुए सामान में से मुझे एक तो सूतली समझ आई और एक प्लास समझ आया, यानी प्लायर। बाकी सारे सामान के नाम मेरे सर के ऊपर से ऐसे जा रहे थे जैसे हवाई जहाज, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था और डायरेक्टली उनसे पूछ नहीं सकता था, नहीं तो भांडा फूट जाता कि मुझे कुछ नहीं आता, और अगर ऐसा होता तो पैसे भी नहीं मिलते। मैंने समझने के इशारे में सर हिला दिया, और मैं और मनीष गोदाम की तरफ चल पड़े सामान लाने। मैंने पहली बार काम करते हुए मनीष को देखा था, तो मैंने सोचा कि ये भी पहली बार आया है। मैंने अपनी सियानी बुद्धि लगाई और उससे पूछा कि भाई, तुझे समझ आ गया ना कि कैसे रखना है सामान? गलती मत करना वरना सामान खराब हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। हमें सबसे पहले जनरेटर लोड करना था, तो सबसे पहले उसी को लेकर चले। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बता रहा है ये, इसे तो पता ही नहीं था कुछ। भाई, जनरेटर तो सब जानते हैं यार, इतना तो जानता ही था, शादियों में गया ही था। जनरेटर को धकेल कर लाना था, तो उस जनरेटर को लाने में मेरे शरीर के साथ साथ मेरी रूह ने भी निकल कर धक्का लगाया, पर वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि यार, ये जुगाड़ में चढ़ेगा कैसे। मैं और मनीष अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, पर वो जरा सा भी आगे नहीं सरक पाया। काफी देर तक हम लोग
नहीं पहुंचे तो अंकल हंसते हुए एक रस्सी ला रहे थे। उनके चेहरे की हंसी देखकर हम समझ गए थे कि इन्हें पता था कि सिर्फ मैं और मनीष जनरेटर को नहीं ला पाएंगे। उन्होंने जनरेटर के आगे के हिस्से को रस्सी से बांधा और कहा कि अब धक्का दो, और वो खुद आगे से खींचने लगे। हम दोनों ने तो हाथ लगाया ही था कि जनरेटर आगे बढ़ने लगा। जाहिर है हमारे हाथों की ताकत नहीं थी, ये तो अंकल अपने बल से जनरेटर को खींच रहे थे। अब मेन टास्क था जुगाड़ के अंदर जनरेटर को पहुंचाना। ज़मीन से तकरीबन 2 या 2.5 फीट ऊपर उठाना था और अंदर धकेलना था। बाप रे, इसको धकेलने में जान हलक में आ गई थी, और इसे अब ऊपर कैसे उठाएंगे। मैंने हिम्मत करके अंकल से पूछ लिया कि ऐसा होगा कैसे, इतना भारी जनरेटर कैसे उठेगा हम तीनों से। अंकल हंसे और मुझसे ही पूछ लिया कि तूने तो काम किया है ना, तुझे नहीं पता कैसे रखते हैं इसको अंदर। मैं सक पका गया, कोई जवाब ही नहीं था मेरे पास। जवाब तब होता ना जो मुझे पता होता। फिर उन्होंने कहा कि गोदाम से दोनों गाटर लाओ, उससे चढ़ेगा। मैं और मनीष गोदाम की तरफ जा रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाटर होता क्या है। मैं पीछे पीछे चल रहा था और आगे मनीष। वो आगे जाकर लोहे की बीम के पास खड़ा हो गया। तब मैं समझा कि इसको गाटर कहते हैं। हम दोनों ने एक एक उठाई। भारी तो वो भी काफ़ी बहुत थी, पर हम दोनों ने उठा ली। हम लेकर आए, उससे जुगाड़ पर टेपर रखा, मतलब तिरछा रखा उसको, ज़मीन को छूते हुए। अब अंकल ने रस्सी से जनरेटर को खींचना शुरू किया, और मैं, मनीष और जो जुगाड़ का ड्राइवर था, हम तीनों ने धक्का मारना शुरू किया। थोड़ी मशक्क़त की, मेहनत हुई, पर जनरेटर जुगाड़ में चढ़ा दिया और गाटर जुगाड़ में ही रख दी। अब बारी थी बाकी का सामान लोड करने की। हम दोनों वापस गोदाम गए और मैं वहाँ पर सामान देखने लगा, जैसे कि मैं सर्किट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगली बारी सर्किट की ही थी। मनीष ने कहा कि सर्किट वहाँ रखे हैं। वहाँ रखे हैं? लेकिन सर्किट होते क्या है मुझे क्या पता। मैंने आखिर मनीष को बोल ही दिया कि भाई सुन, एक बात बतानी है, किसी को बताना मत। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैं बोला कि भाई मुझे पता नहीं सामान के बारे में, मैं पहली बार काम करने आया हूँ। ये सुनते ही मनीष जोर जोर से हंसने लगा। मैं उलझन भरे चेहरे से उसको देख रहा था। तभी उसने कहा कि मुझे पता है तुझे सामान के बारे में नहीं पता, तुझे जानता हूँ, तूने नहीं किया कभी काम, पर कोई बात नहीं, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना। मैंने शर्मनाक मुस्कुराहट के साथ हामी भर दी। उसने इशारा करते हुए बताया कि सर्किट का मतलब तार होता है, वायर्स। वहाँ मोटे वायर्स के बंडल रखे हुए थे, और कहा कि इनको ले जाकर रख दे, तब तक मैं बाकी सामान निकालता हूँ। मैं सर्किट उठाकर ले गया, और जब तक रख के आया उसने बहुत सारा सामान लेकर जाने के लिए अलग निकाल रखा था, जिसमें बड़ी बड़ी लाइट्स थी, कलरफुल छोटे छोटे बल्ब्स थे, राइस लाइट्स थी जिनको मैं रंग बिरंगी लड़ियों के नाम से जानता था, और भी बहुत सारा सामान जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, बस देखा था पर उनके बारे में जानता नहीं था। हम दोनों ने सामान लोड किया और जुगाड़ में ही बैठ गए। थोड़ी देर में जुगाड़ चालू हुआ और हम चल पड़े मेरी पहली कमाई को पाने के लिए। रास्ते में मनीष किस्से सुना रहा था जब वो और भाई साथ में पढ़ते थे, किस्से उनकी दोस्ती और स्कूल की यादों के। तब मुझे पता चला कि भाई का एक और रूप भी था। वो अच्छा भाई तो था ही, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त भी था। बातों ही बातों में हम लोग साइड पर पहुंचे। हाँ, साइड पर।
होता तो वो साइट है, पर पता नहीं क्यों जहाँ काम करना होता है उस जगह को ये लोग साइड कह रहे थे। तो मैंने भी साइड कहना स्टार्ट कर दिया। वहाँ जाकर देखा कि सब लोग इधर उधर काम करने में लगे हुए हैं। कहीं टेंट लगाया जा रहा है, कहीं हलवाई काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सामान उतारना स्टार्ट किया। अंकल ने लाइट्स लगाना स्टार्ट किया। मैं और मनीष उनको सामान देने में हेल्प कर रहे थे। सारी डेकोरेशन हो चुकी थी। काफ़ी सुंदर पंडाल लग रहा था। उसमें चारों तरफ हेलोजन लाइट्स और स्पॉट्स लाइट्स थी। घर की छत से नीचे तक राइस लाइट्स लगाई थी और ऊपर फ्रेम लाइट लगाई थी जिनमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन चल रहे थे। हम लोगों ने दोपहर से डेकोरेशन स्टार्ट किया था और शाम तक कंप्लीट कर दिया था। अगले 2 दिन तक हम वहीं थे। डे 1 के बाद वहाँ बस देख रहे थे वहाँ का काम कि सब ठीक चल रहा है ना, प्रॉपर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कुछ नहीं। मस्त घूमना फिरना रहता, खाना भी अच्छा था, सब एकदम मस्त लग रहा था। मैं मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि मैं वहाँ पर काम करने गया हूँ, दावत उड़ाने नहीं। शादी पूरी होने के साथ ही हम लोगों ने लाइट्स निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले ही निकलना था, वरना फिर अगले दिन का वो चार्ज लग जाता उसके लिए। तो पहले ही हमको निकलना पड़ा। तो हमने सामान लोड किया, वापस अपने गांव आ गए। सारा सामान गोदाम में रखने के बाद अंकल ने चाय समोसे मंगा लिए। मस्त नाश्ता करके हम लोग फ्री हो गए और वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद अंकल बोले कि जाओ घर। घर जाएं? मैं मन ही मन सोच रहा था कि काम अच्छा कर दिया, कोई गलती नहीं की, काम पूरा भी हो गया। अब पैसे पैसे नहीं देंगे क्या? मैंने एक बार फिर उलझन से भरे चेहरे पर मनीष की तरफ देखा और पता नहीं कैसे वो शायद समझ गया था। उसने तुरंत अंकल से पूछ लिया, अंकल पैसे कब आएंगे? अंकल बोले, जैसे ही शादी वालों से आ जाएंगे तुम लोगों को पेमेंट कर दूंगा। ये सुनकर हम चल दिए। मनीष अपने घर चला गया और मैं अपने घर की तरफ चल दिया, मुंह लटका कर। घर पहुंचा तो माँ नहीं थी, नरेगा गई हुई थी। मैं जाकर नहा धो लिया और मैं सो गया था। 3 दिन काम करने के बाद बहुत गहरी नींद आई। इतनी गहरी कि पड़ते ही मुझे नींद आ गई थी। शाम को माँ जब घर आई नरेगा से, तो मुझे नींद से उठाने के लिए बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ घुमाया। नींद तो लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन जब माँ ने इतने प्यार से सर सहलाया तो जो सुकून मिल रहा था, वो सुकून मैं हमेशा के लिए ऐसे ही चाह रहा था। शाम को माँ ने मेरे लिए मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए और मैं मस्त उनको खाने लगा। ये माँ की ममता ही थी कि उनका बेटा पहली बार काम करके आया है, मेहनत करके आया है, तो कुछ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं जब से घर आया, माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे कितने मिले, पैसे कहाँ हैं, कैसा काम किया। लेकिन मैंने बता ही दिया कि पैसे 1-2 दिन में आ जाएंगे और काम भी ठीक हुआ था, अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने सब सतर्कता से किया। तो पैसों की बात पे तो माँ की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब मैंने बोला कि हाँ काम अच्छा हुआ, मैंने ध्यान से किया, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। अगले दिन शाम को मैं बाज़ार से घर लौट रहा था, तो रास्ते में मुझे अंकल मिल गए। उन्होंने मुझे रोका और मुझे 800 रुपये पकड़ाए। उन्होंने मुझे पहली कमाई मेरे हाथों में थमा दी। मेरी खुशी से आंखें भर आई थी। मैं मन ही मन नाच रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये 600 रुपये तेरी 3 दिन की कमाई है और 200 रुपये मेरी तरफ से तेरी पहली मेहनत का इनाम।
मैं तुझे देखते ही समझ गया था कि तू पहली बार काम करने आया है, पर तेरी मेहनत और खुददारी देख के मैंने तुझे काम करने के लिए मना भी नहीं किया। और तो और तूने काम भी अच्छा ही किया, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा इनाम। मेरी आंखें जो भरी हुई थी उनसे आंसू छलक गए। मैंने रिस्पेक्ट में उनके पैर छुए और मैं सीधा घर भाग गया। घर जाकर मैंने माँ को कहा कि माँ, आंखें बंद करो, कुछ दिखाना है, मतलब आंखें खोलने के बाद दिखाना है। तो आंखें बंद करने के लिए मैंने उन्हें बोला। उन्होंने आंखें बंद किए और उनके हाथ आगे करवाए और मैंने उनके हाथों पर अपनी पहली कमाई रख दी। माँ ने जैसे ही आंखें खोली, उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि ये तेरी पहली कमाई है, इसे कभी खर्च नहीं करना। लेकिन एक दिन वो पहली कमाई जो कभी ना खर्च करने के लिए बोला था माँ ने, वो खर्च कर दी। एक ऐसे दिन जब उसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा माँ को थी। जिंदगी की पहली कमाई एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक कहानी होती है। और मेरी कहानी के उस पन्ने पर माँ के आंसुओं की मोहरें लगी हुई थी। मैं हूं निंजा और ये थी मेरी पहली कमाई की कहानी। अगर आपको भी आपकी पहली कमाई याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहली कमाई कितनी थी आपकी। मेरी तो 800 रुपये रही है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अगर मेरा ये किस्सा सुनकर आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरी ज़िंदगी के बाकी अधूरी कहानियों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलता हूँ।